गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के आगे के पोर्शन को। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भाई हमने पढ़ लिया था बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने पढ़ ली थी, कंप्लीट हो गई थी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के गुण हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भैया आवेश के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें, बहुत छोटी मोटी। ठीक है, बस बेसिक नॉलेज। और उसके अलावा क्या पढ़ने वाले सर? उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं चार्ज की, जो चार्ज था हमारा और उस चार्ज के रूल। चार्ज के क्या पढ़ने वाले हैं? रूल। तो ये हम चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज के बारे में मैंने बताया था कि चार्ज को डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और चार्ज को क्वांटाइज किसने किया था? चार्ज का वैल्यू किसने डिस्कवर की थी? चार्ज की वैल्यू किसने फाइंड की थी? वो की थी आर मिलीकन, जिन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू को फाइंड किया था। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जब वो फाइंड कर रहे थे तो उन्हें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखे जो कि क्या थे? चार्ज पार्टिकल। अच्छा, उन्होंने उसको कहा क्वार्क। क्या कहा? क्वार्क का पार्टिकल। ठीक है, अब ये क्या है क्वार्क पार्टिकल? वैसे तो काफी सारे क्वार्क पार्टिकल मिले, लेकिन हमें दो ही पढ़ने हैं। ठीक है, दो क्वार्क पार्टिकल मिले, ध्यान से सुनने। ठीक है, दो क्वार्क पार्टिकल मिले, उन क्वार्क पार्टिकल में बात करते हैं। दोनों में से पहला जानना, एक होता है अपर क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, एक अपर क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अभी अपर क्वार्क कितना होता है, डाउन क्वार्क कितना होता है? अपर क्वार्क होता है प्लस माइनस 2e/3 और डाउन क्वार्क कितना होता है? प्लस माइनस e/3। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आप देखोगे इसकी वैल्यू प्लस माइनस ई आ रही है। कितनी आ रही है? प्लस माइनस ई, जिसे हमने क्या कहा था? क्वांटा कहा था। क्या कहा था? क्वांटा। अरे क्या कहा था? क्वांटा कहा था। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्कवर हुआ था तो दो चार्ज मिले थे, अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, कई बार क्या था सीबीएसई के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चन देख पाते हैं कि अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क से रिलेट कर जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज दी कि अपर क्वार्क क्या है, डाउन क्वार्क क्या है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आगे की पोर्शन को, कि क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। सिंपल चीजें आराम से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूं जो हमारे बहुत काम आती हैं। उनमें पहला है, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहले नंबर पे मैं कहता हूं चार्ज से मतलब उसका नेम क्या है, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बाद उसका नेचर कैसा है। ये हमारे न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो उसमें काम आते हैं। स्टूडेंट जल्दी से भूल जाता है, इसलिए मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूँ। आप नोट कर लेंगे टेबल को, काम आएगी आपकी। नेचर, बाकी आपको नोट्स जो मिलेंगे उस नोट्स के अंदर ये सब कुछ चीजें लिखी हुई है और साथ में टेबल वगैरह सब बनी हुई है। नेचर, उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो उसका मास कितना है, ये हमारे काम की चीजें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करता हूँ? इलेक्ट्रॉन की। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1। वैसे आप 1.6 ही लो क्योंकि मैं नेचर में लिख दूंगा वो चीज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम। नेचर क्या है भाई इसका नेचर होता है नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। और मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम केजी। उसके बाद दूसरा कौन होता है? प्रोटॉन। कौन होता है? प्रोटॉन। अरे कौन? प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? सेम, बट वैल्यू कितनी होती है, कैसी होती है इसकी? पॉजिटिव। और मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है भाई, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, बहुत काम आता है, ध्यान सुनेंगे। अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये 2 टाइम होती है एक प्रोटॉन के, यानी कि कितना? 3.2 और 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैसे नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का। लेकिन मास होता है इसका 4 टाइम। एक प्रोटॉन के मास का कितना? 4 टाइम। 4 टाइम मतलब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? बोल, 7 4 जा कितना? 28। अच्छा भाई, और 6 4 जा, और 6 4 जा कितना होता है? कितना होता है भाई 6 4 जा? ठीक है भाई, कितना भैया? 6 4 जा 24, और 24 में कितनी पावर ऐड की? 2 ऐड की तो कितना हो गया? 6। रिमेनिंग कितने ऐड की? 2 ऐड की तो कितना हो गया?
26, 2 बचा कितना भैया 4, 4 6 जा 4, 4 1 जा 4 और रिमेनिंग कितनी ऐड की 2, तो कितना 6.68 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये इसका मास होता है। अच्छा भाई उसके बाद होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन होता है 1h2, ठीक है 1h2। तो भाई चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है वही 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है पॉजिटिव नेचर का होता है, लेकिन मास होता है 2 टाइम, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर कितना भैया -27 kg। इसके बाद अगला होता है हमारा न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन, ये होता है 1h3। चार्ज कितना? सेम। चार्ज कितना? सेम। नेचर कैसा? पॉजिटिव, लेकिन मास कितना हो जाएगा 3 टाइम 1.6 इंटू 10 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 10 की पावर -27 kg। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी चीजें जो हमारे काम आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता चार्ज की यूनिट्स के बारे में। चार्ज की किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में, कि चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में। देखिए अब जैसा कि कल मैंने बताया था कि चार्ज तो मल्टी एलिमेंटल पार्टिकल है, हर मोला है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है, तो इसकी यूनिट भी क्या होंगी? बहुत सारी होंगी। तो इसकी यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी यूनिट क्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूं एमकेएस में, यहां पर देखना आप लोग एमकेएस में कि चार्ज की यूनिट एमकेएस में क्या होती है। तो भाई चार्ज की यूनिट होती है Q बराबर, चार्ज को लिख सकते हैं I इंटू टी। आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और इसकी क्या होती है? सेकंड। इसको मिला के क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम। अरे क्या कहते हैं? कूलाम, ठीक है भाई। अरे क्या कहते हैं? कूलाम, ठीक है भाई। उसके बाद अगला, अच्छा मैक्सिमम इसकी यूनिट क्या होती है? मैक्सिमम, तो इसकी यूनिट होती है मैक्सिमम क्या भैया? इसकी मैक्सिमम यूनिट होती है फैराडे। क्या होती है? फैराडे। और एक फैराडे जो होता है ना, वो कितना होता है? इतना होता है। कितना कितना भैया? 96,500 कूलाम, इतना ज्यादा एक फैराडे, ठीक है भैया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी मिनिमम यूनिट की, इसकी बात करूं इसकी मिनिमम यूनिट की, तो इसकी मिनिमम यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक भाई ESU। इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन, इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। और इसी को कहते हैं स्टैट कूलम। और मजे की बात ये होती है CGS में। किसमें होती है? CGS में। अब आप लोग कहोगे कि सर एक ESU कितने के बराबर होता है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि एक ESU, या फिर मैं कह दूं कि फ्रैंकलिन, या फिर मैं कह दूं स्टैट कूलम, ये होता है 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम के बराबर, इतने के बराबर एक ESU, एक स्टैट यूनिट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे की अगर हम बात करें, आगे की अगर हम बात करें तो भाई एक बात बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो इसकी मैग्नेटिक यूनिट भी होगी, इसकी मैग्नेटिक यूनिट भी होगी। इसकी मैग्नेटिक यूनिट क्या है? उसको कहते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, ये तो समझ में आया हमें कि इसकी एक यूनिट और क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, ठीक। कितनी होती है भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट? तो भाई आपको बता दूं कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो होती है EMU, वो कितने भैया? 1/10 कूलम के बराबर। किसके बराबर होती है? 1/10 कूलम के बराबर। यहां तक चीजें क्लियर है? ये भी CGS में होती है, आपको बता दूं, ये भी किस में होती है? CGS में ही होती है मेरे भाई, ये भी किस में होती है? CGS में। तो चार्ज के बारे में मैंने बेसिक सी बातें बता दी कि भाई एमकेएस में इसकी यूनिट कूलम होती है, सबसे बड़ी इसकी यूनिट होती है 1 फैराडे या फैराडे होती है इसकी, जिसकी एक फैराडे की वैल्यू 96,500 यानी कि 96,500 कूलम के बराबर होती है। उसके बाद CGS में इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ESU, और मैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? इसकी EMU। अच्छा, इस EMU को एक चीज और कहते हैं एब कूलम। क्या कहते हैं? एब कूलम। सिंपल समझो, देखो जब हम छोटे थे
और हम कुछ शैतानी करते थे तो हमारे घर वाले क्या कहते थे कि बच्चा ऐब कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐब कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आज भी कहते हैं कि भाई उसका फलाने का लड़का तो ऐब भी हो गया, दारू पीता है, ये करता है, सिगरेट पीता है, ये करता है, ऐब करता है। क्या करता है? ऐब करता है। करता है नहीं करता? उसका काम कुछ और है, करता क्या है? कुछ और। काम क्या है? पढ़ने लिखने का, लेकिन गलत काम करता है तो भैया क्या है? ऐबी है, ऐब करता है। अब चार्ज का काम भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनना, करंट फ्लो कराना, ये काम है। लेकिन वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। तो ऐब कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसलिए इसकी इस यूनिट को कहते हैं ऐब कूलम। ये बस ट्रिक है, कुछ नहीं याद करने की। क्या है? ऐब कूलम। अरे क्या है? ऐब कूलम। तो चीजें यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज से रिलेटेड लॉ। अब उसमें सबसे पहले है इसका एडिशनल लॉ, यानी कि संयोजकता का या योज्यता का नियम, एडिशनल लॉ। अब हमें इसे ऐड करना सीख रहे हैं, योग करना सीख रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं, योज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, जोड़ने का नियम पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं तुम्हें आता है भाई, मुझे एक बात बता दे। ये मेरे पास मान लिया एक चार्ज सिस्टम है। चार्ज सिस्टम किसको कहेंगे? आवेश निकाय किसको कहेंगे? जहां पर एक से ज्यादा चार्ज पर हम उसकी स्टडी कर रहे हो, हम उसकी क्या कर रहे हो? स्टडी। जहां पर हम चार्ज की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम चार्ज सिस्टम। अब मान लो इसमें चार्ज है, मान लो मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं मुझे बताओ नेट चार्ज कितना है। आप कहोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन। क्यों कैंसिल? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन की कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कैंसिल, इस इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन को कैंसिल किया और देखिए 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। क्या बचा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। भाई तुमने क्या किया? एक्चुअल में तुमने ये किया कि भाई तुमने पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे ऐड किया कि -1.6 इंटू 10⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻19। मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पर आपने नेगेटिव साइन लिया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर आपने पॉजिटिव साइन लिया। भाई इस ऐड करने के मेथड को कहते हैं अलजेब्रिक सम। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सम। और क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सम। मतलब कि क्या भैया? बीज गणितीय योग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बीज गणितीय योग कहते हैं। तो भाई लो तो तुझे पहले से ही आता था, मैं तो बस तेरे दिमाग में बातें डाल रहा हूं कि क्या कह रहा है तू। तो कह रहा है कि चार्ज सिस्टम है और तूने कहा कि सर इसका हमने जब नेट निकाला तो वो नेट चार्ज कितना आया? ई आया। कैसे आया? सर हमने क्या किया? हमने अलजेब्रिक सम किया। हमने क्या किया? अलजेब्रिक सम। सब हमने क्या किया? प्लस और माइनस को विद साइन ऐड किया, विद साइन ऐड किया। यानी कि तूने क्या किया कि नेट चार्ज निकालने के लिए तूने जितने भी इसमें चार्ज प्रेजेंट थे उन सबको क्या किया? ऐड किया, वो भी साइन के साथ, वो भी उनके चिन्ह के साथ ऐड किया। तो इस तरह के ऐड करने के मेथड को कहते हैं अलजेब्रिक सम या फिर बीजगणितीय योग। तो क्या निकल के आया नियम? लो क्या निकल के आया कि किसी भी चार्ज सिस्टम का टोटल चार्ज, किसी भी चार्ज सिस्टम का टोटल चार्ज, उसमें प्रेजेंट सब जितने भी चार्ज है, उसमें प्रेजेंट जितने भी चार्ज हैं उन सबका अलजेब्रिक सम होगा। उन सबका क्या होगा? अलजेब्रिक सम। यानी कि नेट चार्ज ऑफ ए चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस दोज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, दोज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तूने क्या कहा? तूने लो बता दिया अपने आप ही कि सर अलजेब्रिक सम कर दो सब चार्ज, जो भी चार्ज उसमें प्रेजेंट है उनका नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। तो लो क्या हुआ? द नेट चार्ज फॉर ए charge system, the net charge for a charge system is equal to the net charge for a charge system is equal to the algebraic sum of all charges those are present in the system, those are present in the system। यानी कि किसी भी आवेश निकाय का कुल आवेश, किसी भी आवेश निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के, किसी भी आवेश निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चीजें यहां तक क्लियर रखनी है। यानी कि एडिशनल लॉ हमें समझ में आया कि नहीं आया? योज्यता का नियम हमें समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई सब? आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे है आगे हमारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ मतलब आवेश का संरक्षण का नियम। चार्ज कंजर्वेशन लॉ मतलब आवेश संरक्षण का नियम। बहुत अच्छा। चार्ज कंजर्वेशन लॉ,
चार्ज कंजर्वेशन लो, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लो। आपको पता है वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ बन रही है, इसलिए चार्ज कंजर्वेशन लो, आवेश संरक्षण का नियम, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है सर, कैसे कर सर, हमें तो समझ में नहीं आता। तो भाई एक तो लो तुमने हमेशा पढ़ ही रखा है, तुम्हारे दिमाग में एक बात तो क्लियर आई जाती है, जब भी कोई कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया जाता है यानी कि संरक्षण का नियम पढ़ाया जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर आती है कि भाई जिसके बारे में भी कह रहा है उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही तो कहते हैं हमेशा कंजर्वेशन का मतलब यही होता था। तो ये तो बिल्कुल अजीब, मतलब थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन नहीं लगती मुझे फिजिक्स की लैंग्वेज से, कि हम सिर्फ इतना से कह देते हैं कि चार्ज कैन, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, it can only transfer from one body to another body. Charge cannot be created and destroyed, it can only transferred from one body to another body. मतलब इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी पर आ सकता है और इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी पर आ सकता है, लेकिन ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। इसका रीजन मैंने बताया था कि क्योंकि चार्ज कहाँ रहता है, एटम में, एटम को हम मार नहीं सकते, एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए चार्ज को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है भाई, आवेश को न उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, अब मैं थोड़ी डेफिनेशन को चेंज करता हूँ। मैं कहता हूं मेरे पास मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब विलगित, और क्या विलगित, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या विलगित, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय है। अरे ये विलगित का चक्कर क्या होता है भाई, आइसोलेटेड, जो आइसोलेट हो, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो, वो यूनिवर्स से ना कुछ लेता हो ना देता हो, अपनी मस्ती में मस्त रहता, वो आइसोलेटेड। विलगित मतलब जो दुनिया से अलग थलग हो, उसे दुनिया से ना कुछ लेना ना कुछ देना, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम में के बारे में क्या सर क्या पढ़ाने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, समझना अच्छे से, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज, कौन सा चार्ज, नेट चार्ज, किसी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी पर अफेक्ट नहीं करता है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज एक्सटर्नल एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होता है। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन फिर से अच्छे से, कि द नेट चार्ज फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, द नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज doesn't be affected by any external activity on this system, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होगा। बहुत बढ़िया, मतलब हिंदी में बता रहा हूं, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उस पर होने वाली किसी भी बाह्य क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उस पर होने वाली किसी भी बाह्य क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता है। ओ हो सर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्या करा दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, समझाता हूं ध्यान सुन। मान ये मेरे पास मार्कर है, ठीक, मार्कर में मैंने इंक डाल दी, ठीक। अब याद कर जॉन डॉल्टन की बात, जॉन डॉल्टन ने कहा था कि हर चीज एटम से बनी। ओहो ये तो बढ़िया बात की थी, सब कुछ एटम से बना है, ठीक। मतलब इसमें इंक जो डाली वो भी एटम है, और एटम में मिलते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब हमने इसमें क्या डाल दिया, चार्ज, क्या डाल दिया, चार्ज। मैंने इंक डाली, कैप बंद की, अब ये हो गया आइसोलेट, अब ये क्या हो गया, आइसोलेट, ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। अब आइसोलेट हो गया, अब मतलब ना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इस कैप को लगाने के बाद मैंने इसको रख लिया अपनी जेब में। अब मैं पूरे दिन ना तो मैं इसको यूज करूंगा मार्कर को, ना मैं इससे कुछ लिखूंगा बोर्ड पर, और ना ही इसमें एक्स्ट्रा इंक डालूंगा। तो मतलब पूरे दिन ये मेरे साथ घूमता रहा। मैं बाइक पर गया तो इस पर हवा भी लगी, इस पर भैया धूप भी लगी, इस पर क्या हुआ, इस पर पानी भी गिरा हुआ होगा, कुछ भी हुआ हो इसके साथ, सब कुछ हुआ इसके साथ, जो मेरे साथ हुआ इसके साथ हुआ, बहुत सारी एक्सटर्नल एक्टिविटी हुई इस पर। मैं कभी रुका तो ये भी रुका, मैं मोशन पे हुआ तो ये भी मोशन पे था, तो बहुत सारी एक्सटर्नल एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। लेकिन क्या इस एक्सटर्नल एक्टिविटी में से इसमें से एक भी एटम बाहर निकला, नहीं।
हमने तो इसको ऐसा आइसोलेट मान लिया, हाइड्रोजन आइसोलेट मान लिया कि सर इसमें से एक भी एटम बाहर नहीं निकला। बिल्कुल, अगर इसमें से एक भी एटम बाहर नहीं निकला तो क्या इसमें से इंक कम हुई? नहीं। अगर इंक कम नहीं हुई तो क्या चार्ज कम हुए? नहीं। क्या चार्ज बढ़े? नहीं। क्या इंक बढ़ी? नहीं। तो मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल एक्टिविटी तो बहुत हुई लेकिन इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अफेक्टेड नहीं हुआ। यही तो पढ़ा है मैंने कि द नेट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज डजंट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी। एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश उस पर होने वाली बाह्य क्रियाओं द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये चीज समझा रहा था भाई साहब, समझ में आई होगी शानदार तरीके से। बोलो क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छा। आपको अच्छा भाई ठीक है सर, हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया। ठीक, बाकी इसे तुम जानते भी थे। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं पता है। मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, 3 बॉडी है, 1 2 3, इस पर 2 कूलम, इस पर 6 कूलम, इस पर -14 कूलम। ठीक, टच करा दिया भाई आपस में, खपात से मिला दिया। अब उसके बाद इनको अलग किया। जब इनको अलग किया, इनको क्या किया? अलग किया। तो भाई इस वाली बॉडी पर आ गया -4 कूलम, इस पर कितना आ गया? -4 कूलम, इस पर आ गया 3 कूलम। मैं पूछता हूँ इस पर कितना चार्ज होगा? भाई आप कह दोगे, आराम से निकाल दोगे आप कहोगे सर कि सर ऐसा है कि देखो सीधी सी बात है कि आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब ना चार्ज बाहर गया होगा ना अंदर आया होगा, मतलब चार्ज इन्हीं में होगा। तो सर हमने देखा कि 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए सर, और ये कितने हो गए? -14। तो मतलब इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होना चाहिए था? हमेशा एल्जेब्रिक सम करेंगे तो सर इस सिस्टम का नेट चार्ज होने वाला था -6 कूलम। बिल्कुल सही बात है भाई, अरे -6 कूलम। सर यहाँ देखा ये -4 और ये कितना 3, तो कितना बचा सर? -1 कूलम बचा। लेकिन होना कितना चाहिए था सर? -6। इसका मतलब इस पर कितना आया? -5 कूलम, तभी तो सर -6 हुआ। बहुत बढ़िया, यही तो था भाई साहब आइसोलेटेड सिस्टम कि यहाँ पर भी नेट चार्ज सेम था और यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या है? सेम है। दोनों आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट, वही तो आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने कुछ भी किया, अंदर हमने कुछ भी किया, बाहर से हमने ना चार्ज लिया ना दिया, तो अंदर का नेट चार्ज क्या रहा? पहले भी -6 था और अब भी कितना है? देखो यहाँ पर -1 ऐड करके देखो, -4 आप समझ के देखो, -4 -4 और -5 कितना हो गया? -9 हो गया, और उसमें +3 ऐड करो, तो -9 और +3 कितना बचा? -6। यहाँ भी कितना था? -6, और यहाँ भी कितना था? -6। यही तो समझा रहा हूँ, अरे यही तो समझा रहा हूँ। तो चीजें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी अच्छे से। अगला लो है हमारा क्वांटाइजेशन लो। कौन सा लो? क्वांटाइजेशन लो। बहुत इंपॉर्टेंट लो है, अच्छे समझेंगे बहुत ज्यादा, और कल इस पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्वांटाइजेशन लो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है। इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं राजस्थान बोर्ड में, तो अक्सर कर घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड में फिर भी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्या है क्वांटाइजेशन लो? समझना, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये देखो पाँच एक ही बॉडी, कवच। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बॉडी का नाम है ए, इस बॉडी का नाम है बी, इस बॉडी का नाम ए, इस बॉडी का नाम कितना? बी। मान लो, अब एक बात बताओ, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना? कहता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करते हैं? क्या कर चले जाते हैं? ये आपस में चेंज भी कर लेते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि किसी एटम के पास 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो? क्या कभी ऐसा देखा आपने कि भाई 1/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? 1/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कभी देखा आपने? सब नहीं देखा, मैं तो कभी नहीं देखा। कभी देखा आपने 1/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए? मैं तो कभी नहीं देखा भाई, 1/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ये 1/2 इलेक्ट्रॉन्स तो कभी ट्रांसफर होते ही नहीं है। तो फिर ट्रांसफर क्या होता है? भाई ऐसा होता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 5 गए, 10 गए, 15 गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। क्या भैया कभी ऐसा होता है कि √2 इलेक्ट्रॉन्स गए हों? नहीं, कभी √2 इलेक्ट्रॉन्स गए क्या? नहीं सर, हमेशा इंटीजर्स में होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ट्रांसफर होते हैं कभी भी, बाकी ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो समझो बच्चे से, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। क्या मतलब एटम? अरे सोचो यार, मैंने क्या कहा था? चार्ज फंडामेंटल है, क्वांटा से छोटा कोई चार्ज नहीं। क्वांटा क्या था? +- था। अरे क्या था? +- मतलब क्या ई से छोटा कोई चार्ज है क्या? नहीं। मतलब ई को ब्रेक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई। 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। अब सोचो, एक बात मुझे बताओ कि किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा?
उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो भी इलेक्ट्रॉन है सर। उसने क्या किया होगा? उसे डोनेट किया होगा। क्या किया होगा? डोनेट। उसने उसको क्या कहा? त्यागा होगा। ये तो क्या त्याग किया होगा उसका। मतलब चाहे नेगेटिव चार्ज आए और चाहे पॉजिटिव चार्ज आए, रेस्पॉन्सिबल कौन है हमेशा? रेस्पॉन्सिबल हमेशा इलेक्ट्रॉन है। रेस्पॉन्सिबल हमेशा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आप यही तो कहोगे कि सर रेस्पॉन्सिबल हमेशा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छी बात है, रेस्पॉन्सिबल हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रेस्पॉन्सिबल हमेशा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। बहुत अच्छा, समझ आ गया सर। ठीक है, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब सर हम समझ जाएंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ठीक है, अब समझ के देखना। मान लिया इस बॉडी ने इस बॉडी से कहा कि अरे भैया, अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इसने कहा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने कहा कितना चाहिए? इसने कहा हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस पर चार्ज कैसा आया? इस पर आया प्लस का E, और इस पर कैसा आया? माइनस का E। इसने 1 दिया। तो अगर मैं चार्ज लिखना चाहूं तो क्या मैं लिखूंगा? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। तो मैं लिख सकता हूं Q बराबर प्लस माइनस E। एक पर प्लस आया होगा, एक पर माइनस आया होगा। अगर मैं कहता प्लस माइनस E, अरे कितना? प्लस माइनस E। ठीक है। अच्छा, अगर ये कहता कि नहीं भैया हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या आ जाता भैया? प्लस माइनस 4E आ जाता। ये कहता कि हमें भैया 2√2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2√2 इलेक्ट्रॉन। क्या आ सकता है 2√2 इलेक्ट्रॉन? कहोगे नहीं सर। क्या ये कहे कि भाई हमें 5/2 इलेक्ट्रॉन दे दो? क्या पॉसिबल है? नहीं। ये कहे कि नहीं हमें तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन दे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। कितना? प्लस माइनस 5E, प्लस माइनस 5E। ठीक है। ये कहे 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा? प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, 10E। अरे प्लस माइनस 10E। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। मतलब समझो अच्छे से कि अगर 1 दिया तो प्लस माइनस E, 2 दिया तो प्लस माइनस 2E, 3 दिया तो प्लस माइनस 3। क्या √2 जा सकता है? नहीं। क्या पॉइंटों में जा सकता है? नहीं। क्या 1.2 जा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। मतलब अगर 1 दिया तो प्लस माइनस E, 2 गया तो प्लस माइनस 2E, 3 दिया तो प्लस माइनस 3E, 5 दिया तो प्लस माइनस 5E, और 10 दिया तो प्लस माइनस 10E, अगर N दिया तो प्लस माइनस NE। बिल्कुल Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर N ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होते हैं तो उस पर नेट चार्ज, दोनों बॉडियों पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस माइनस NE आ जाएगा। प्लस माइनस कितना? NE। और ये N क्या है? N बिलोंग्स टू इंटीजर। N बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर से मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर। ये नहीं होगा 1/2, 0.4, है ना, इस तरह के नंबर नहीं। सीधे सीधे 1/0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर। N बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। यहां तक चीजें समझ में आई? अच्छा भाई, ये Q क्या है? ये Q है सर नेट चार्ज। ये क्या है? नेट चार्ज, कुल आवेश। क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? इंटीजर्स में आपको बता चुका हूं। और E क्या है? प्लस माइनस E क्या है भाई? भाई सर ये तो है क्वांटा। क्या है? क्वांटा है। कितना? मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ब्रेक करना। तो क्या है डेफिनेशन? क्या निकल के आई सर? डेफिनेशन निकल के आई कि द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, ये क्या है मैंने अभी बताया? नेट चार्ज। तो मैंने कहा कि द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दी मल्टीपल इंटीग्रल। ये n क्या है? मल्टीपल इंटीग्रल, या इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं। द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, या फंडामेंटल चार्ज क्वांटा। ये है क्वांटाइजेशन लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दी मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से समझ अच्छे से। प्लस माइनस NE। मैंने क्या कहा? द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दी द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्वांटा। इसे क्या कहते हैं? क्वांटा। द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्वांटा, ये कह रहा हूं। ये मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ प्लस माइनस E, यहां तक क्लियर है? ये कहता है क्वांटाइजेशन लॉ। क्वांटाइजेशन लॉ कहता है कि द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्वांटा प्लस माइनस E। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी भी निकाय का कुल आवेश, मूल आवेश क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। n का मतलब यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक का गुणा होना पूर्ण गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण गुणज। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्वांटा का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्वांटा की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻ the net charge of a body is multiple integral of
फंडामेंटल चार्ज क्वांटा, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके मूल आवेश क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। चीजें यहाँ तक क्लियर है। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आज आपको पढ़ाया भैया चार्ज के बारे में कुछ बातें बताई थी, उसके बाद मैंने क्या बताया था, चार्ज के मास वगैरह के बारे में बातें बताई थी, उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, तो उसके बाद मैंने आपको चार्ज के लॉ पढ़ाया। पहला क्या पढ़ाया, एडिशनल लॉ यानी कि संयोजकता का योज्यता का नियम। क्या था योज्यता का नियम, एडिशनल लॉ क्या था, द नेट चार्ज ऑफ ए चार्ज सिस्टम, द नेट चार्ज ऑफ ए चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस दोज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, एल्जेब्रिक सम क्या होता है भाई, विद साइन करना और विद साइन ऐड करना। उसके बाद मैंने कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया, मैंने कहा कि द नेट चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, द नेट चार्ज यानी आइसोलेटेड सिस्टम इज डजंट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज उसके एक्सटर्नल एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद हिंदी में क्या बताया था इसको कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश उस पर होने वाली बाह्य क्रियाओं द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, क्वांटाइजेशन लॉ पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ाया, क्वांटाइजेशन लॉ। क्वांटाइजेशन लॉ मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्वांटाइजेशन लॉ में आपको पढ़ाया द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्वांटा, द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज फंडामेंटल इंटीग्रल सॉरी द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्वांटा। उसके बाद अगला मैंने क्या पढ़ाया आपको, उसके बाद मैंने इसको हिंदी में क्या बताया कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके मूल आवेश क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कल हम इस पे क्या करने वाले हैं, अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत शानदार न्यूमेरिकल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करें भैया, सुरक्षित रहें, अपने घर में आराम से रहें और बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी, क्योंकि क्या फैल रहा है बाहर, कोरोना वायरस फैल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ वही बात फिर कह रहा हूँ कि भाई साहब वीडियो को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।